विषय को सुनने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस दिशा में आगे बढ़ते हुए इस वेब गोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर अवनिजेश जी को आमंत्रित करती हूँ। श्रद्धेय, आप अपने ओजपूर्ण विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमारे बीच में माननीय अजय कुमार जी हम सबके परम आदरणीय हैं। मुझे मालूम नहीं है बलराम पानी जी विभाग संचालक जो हैं यहाँ उपस्थित हैं कि नहीं है। इस सभा के आज के सत्र के अध्यक्ष हेमचंद जी। आज के इस विषय के दो संदर्भ मुझे याद आते हैं या दो संदर्भ मुझे लगते हैं। एक तो ये कि हम 14 अगस्त के दिन अखंड भारत दिवस मना लेते हैं साल में एक दिन, और उसके पश्चात या उसके पहले हमारी क्या इच्छा रहती है, क्या संकल्प रहता है, हम कैसा सोचते हैं, इसके बारे में शायद हम कितना विचार करते हैं मुझे इसका अंदाजा नहीं। लेकिन इसके साथ ही एक और बात भी साथ में लगती है कि हमारे भीतर अभी भी वो आग जली हुई है जिसमें हम इस अपने भारत को, भारतवर्ष को अखंड रूप में देखने की इच्छा रखते हैं। इतने वर्षों पश्चात लगातार भारत के विभाजन के पश्चात 15 अगस्त 1947 को जो विभाजन हुआ उसके पश्चात लगातार अब भी अगर हमारे भीतर ये लौ लगी हुई है, अगर हमारे भीतर अब भी ये संकल्प है, हमारे भीतर अब भी ये इच्छा है, ये ईप्सा है कि भारत, अखंड भारत एक बार फिर से विश्व के मानचित्र पर उपस्थित हो, तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो विषय के दोनों पक्ष हैं, सिर्फ एक दिन भी और ये कि अगर 70 वर्षों से लगातार रखा हुआ है तो इस इच्छा की भी अपनी अस्मिता है, अपनी इयत्ता है। महत्वपूर्ण बात यह कि जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो उसमें दो दृष्टियां बड़ी साफ नजर आनी चाहिए। क्या भारत एक भौगोलिक क्षेत्र है या भारत एक सांस्कृतिक क्षेत्र है? जब भारत को एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में देखते हैं तो वो 1947 के पहले के भारत के बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं है। 1947 से 15 अगस्त 1947 में एक राष्ट्र का उदय, ऐसा वो मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को दो राष्ट्रों का उदय हुआ, पाकिस्तान और भारत का, और उस समय से भारत के इतिहास को, भारत को जानने की, भारत के समूचे कार्यप्रणाली में 1947 से पहले के भारत के वर्ष में उनकी शायद ही संभवतः कोई ऐसी अवधारणा हो। लेकिन क्या सचमुच 1947 से पहले क्या भारतवर्ष नहीं था? अगर नहीं था तो किसको आजाद कराने के लिए इतना लंबा स्वाधीनता संघर्ष चला? 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम महारानी लक्ष्मीबाई, नानाजी, बाजीराव पेशवा, इन सबके नेतृत्व में लड़ा गया वो युद्ध। अगर 1947 से पहले भारतवर्ष नहीं था एक राष्ट्र के रूप में तो किसकी आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी? ये प्रश्न उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो 1947 से पहले भारत को एक राष्ट्र के रूप में पहचानने से इनकार करते हैं। महत्वपूर्ण बात एक और है कि हमारा भारत का नाम भारतवर्ष है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को इस बात की जानकारी हो कि भारत के साथ ये वर्ष शब्द क्यों लगा। अगर जो लोग संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत को थोड़ा बहुत जानते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि उनको शायद संभवतः इस बात का एहसास हो, इस बात का ज्ञान हो कि भारत के साथ ये वर्ष क्यों लगाया गया। भारत के नामकरण के संदर्भ में तो बहुत बार ऐसी बात होती रहती है, लेकिन भारतवर्ष, वर्ष के बहुत सारे अर्थ हैं। संस्कृत में एक अर्थ है महाद्वीप, महाद्वीप या उपमहाद्वीप। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की जो संकल्पना है, वो संकल्पना जो है वो कोई राजनीतिक नहीं है, वो कोई किसी के द्वारा दी हुई नहीं है। वास्तव में भारतवर्ष जब हम नाम लेते हैं, भारत विश्व के मानचित्र में भारतवर्ष देश को देखते हैं, अपने देश को हम भारतवर्ष के नाम से जानते, पहचानते, पुकारते और लिखते हैं, तो उस भारत के साथ वर्ष लगाने के मूल में ही हमारी एक समूचे उस अखंड भारत की संकल्पना विद्यमान है।
आप संस्कृत के किसी कोश में जाकर के देखेंगे तो वर्ष का ही अर्थ मिलेगा आपको, कहीं भी देख लीजिए, शब्द कल्पद्रुम में देखें या बामन शिवराम आपटे के शब्दकोश में देखें तो वर्ष का एक अर्थ ये लगेगा। जो लोग संस्कृत भाषा के ज्ञाता हैं उनको मालूम होना चाहिए कि भारत के साथ जब वर्ष शब्द लगा तो उसमें हमारे अखंड भारत की अवधारणा मूलभूत रूप से ऑलरेडी विद्यमान थी। वर्ष का एक अर्थ उपमहाद्वीप या महाद्वीप होता है, संस्कृत के शब्दकोशों में जाकर के देखेंगे तो मालूम चलेगा। इसलिए भारत, अखंड भारत की संकल्पना, अखंड भारत की अवधारणा हमारी कोई किसी एक विचारधारा से प्रेरित लोगों की नहीं है, बल्कि हम उन 5,000 10,000 वर्षों से जो भारत को विश्व के मानचित्र पर जिस रूप में देखते हैं उनके साथ इस अवधारणा का मेल दिखता है, जिन्होंने भारत को सिर्फ भारत नहीं कहा, उन्होंने भारत वर्ष कहा। तो एक बात तो बड़ी साफ सी है कि ये अवधारणा भारत के एक अखंड भारत की या भारतीय उपमहाद्वीप की, जिसमें समूचा ये दक्षिण एशिया जो है जिसमें उसका हिस्सा है, उस भारतीय उपमहाद्वीप का बड़े सामान्य रूप से, और इसमें कोई नई नहीं है, खींचतान वाली कोई व्याख्या नहीं है, ये हम सब लोग भारतवर्ष कहते हैं और भारत वर्ष का अर्थ देखा जा सकता है, प्रामाणिक है। यह भी सच है कि यह भारतवर्ष, क्या आज भारतवर्ष रह गया है? हमारी सीमाएं ईरान तक थी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान उस भारत, अखंड भारत का ही हिस्सा थे जिस भारतवर्ष की संकल्पना पुराणों में या हमारे उस पूरा साहित्य में उपलब्ध है। बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि ईरान में जाकर के वराह मिहिर नाम के हमारे जो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने वेधशाला स्थापित की थी, जो आज भी वेधशाला ईरान में उपस्थित है, उसके प्रमाण उपलब्ध हैं। ये वराह मिहिर ही थे जिनको उस समय के तत्कालीन सम्राट ने यहाँ पर एक, कहा जाता है ऐसा कि एक पूरा क्षेत्र पुरस्कार में या दान में दिया था, जिसके कारण मेहरावली वो क्षेत्र था, और मेहरावली को वो तद्भव में या अपभ्रंश में होते होते आज मेहरौली हो गया। और वो जो लौह का स्तंभ है, उस लौह स्तंभ को बनवाने वाले वराह मिहिर ही थे, जिसके माध्यम से वे खगोल शास्त्र की, खगोल पूरे क्षेत्र की अद्भुत विद्याओं के ज्ञाता थे और उस अध्ययन किया करते थे, रिसर्च, अनुसंधान और शोध किया करते थे और बिल्कुल एकदम एक्यूरेट निष्कर्ष निकाला करते थे। तो आज जिसको हम मेहरौली के नाम से जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो वराह मिहिर को एक उनके खगोल ज्ञान के कारण पुरस्कार स्वरूप, जिस तरीके से पुराने समय में राजा लोग जागीर दे दिया करते थे, इस तरीके की दी गई थी, और उसके कारण वो आज भी वहां पर वो लौह स्तंभ स्थापित है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये समूचा भारतवर्ष जो ईरान तक था और जिसका जिंदावस्था जो है, सब लोग जानते हैं जिन लोगों ने वेदों का अध्ययन किया है कि जिंदावस्था और वेद के जो जिंदावस्था की जो भाषा है और जो वैदिक संस्कृत है, उसमें अद्भुत समानता है। वेद के जिंदावस्था का अध्ययन करो तो ऐसा लगता है कि शायद हम वेद के मंत्र तो नहीं पढ़ रहे। तो अगर हम ऐसा देखते हैं, अगर हम ऐसा लगातार देखते हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हम लोग लगातार जो है भारत के उस स्वरूप तक सीमित रह गए हैं जिसमें आज हम विश्व के मानचित्र पर भारत को देखते हैं। और मुझे ये कहने में कहीं कोई किसी भी तरीके का संकोच और हिचक नहीं है कि अगर राष्ट्रवादी विचारधारा का एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वयंसेवक इतने सक्रिय न हो, तो जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, जो 2 दिन पहले बेंगलुरु में हुआ या 47 के पश्चात लगातार होता रहा है, या जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां हैं, एक जिस तरीके की स्थितियां भारतवर्ष में लगातार कुछ बनती गई हैं या बनाई जाती रही हैं, उसमें भारतवर्ष एक अखंड, जिस वर्तमान रूप में जिस भारत में है, वो भी सुरक्षित है। ये बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग संगोष्ठी तो करते ही हैं, विचार विमर्श भी करते हैं,
आपस में एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, चिंता भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं, लेकिन क्या सचमुच हम इस अखंड भारत के प्रति इतने संकल्पशील हैं कि भारत की अखंडता को, इस भारत की चुनौती को, जो वर्तमान में भारत है उसको देने वालों के प्रति हम सिर्फ मूक विरोध करते हैं या मुखर विरोध करते हैं? हम सब लोगों की दिक्कत यह है कि सामान्यतया जो मुखर विरोध होता है तो वो तो सबके सामने आता है, लेकिन हम सब लोग इस बात को कि चलिए ये बात छोड़ दीजिए, चलिए ये बात छोड़ दीजिए, ये राजनीति की बात है, ये अपनी बात नहीं है, ये राजनेताओं की बात नहीं है, ये हम सब भारत के नागरिकों का कर्तव्य है। इसकी एकता को सुरक्षित रखना, इसकी अखंडता को सुरक्षित रखना हम सब लोगों का कर्तव्य है। सीमा पर एक सिपाही खड़ा होता है, वो देश के दूसरी तरफ जो दुश्मन है उसकी तरफ बंदूक ताने खड़ा होता है। हम सब लोगों का क्या कर्तव्य है कि सीमा के भीतर उस सीमा के प्रहरी पर अगर पीठ पर कोई गाली दे रहा है तो हम सब लोग इसको क्या सिर्फ राजनीति के खांचे में डाल करके चुप रह जाए? कोई अगर हम में से बीच का एक भारत का नागरिक अगर भारत के सेनाध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहे तो हम सब लोग सिर्फ इसको एक राजनेता की टिप्पणी भर मान लें, या इस समूचे भारत की उस अखंडता पर एक बहुत ही खतरनाक प्रहार माने उस सैनिक के लिए जो सैनिक मुझे नहीं जानता, जो आपको नहीं जानता, शायद अपने परिवार के अलावा बहुत लोगों को नहीं जानता, उन हम सब असंख्य 130, 35, 40 करोड़ लोगों की रक्षा के लिए -40 डिग्री और +50 डिग्री में बंदूक ताने दिन रात 24 घंटे खड़ा रहता है, उसका अपमान क्या हमारा अपमान नहीं है? क्या हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है? हम इस अखंड भारत को लिए उस अखंड भारत को जो 15 अगस्त 1947 से पहले का था, उस तक बढ़ने से पहले हम इस भारत के, वर्तमान भारत के मानचित्र की अखंडता को लेकर के कितने हम चिंतित हैं, कितने संकल्पशील हैं, यह भी हमारा कर्तव्य है। इस बारे में भी निरंतर सोचना चाहिए। सिर्फ उसको राजनीतिक खांचे में दे करके उससे अपना इतर हो जाना, मुख मोड़ लेना, चुप रह जाना, ये शायद हम अपने प्रति एक प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय से संबंधित हूं, यहाँ पर काफी लोग जो होंगे वो विश्वविद्यालय से संबंधित लोग होंगे, विश्वविद्यालय के इतर भी, बाहर भी। हम सब लोगों की दिक्कत एक बहुत जबरदस्त है। हम सब लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों की वजह से ऐसे भारत के शत्रुओं के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, उनसे हम समझौते कर लेते हैं, उनको आगे बढ़ने देते हैं, उनको अपनी राजनीति करने देते हैं। वास्तव में ये राजनीति नहीं है, ये भारत। आप राजनीति करिए, आप बाकी सब कुछ करिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसे विचार का व्यक्ति जो भारत की अखंडता के प्रति जरा सा भी अपमानजनक भाव रखता है, उसके प्रति हम अपना भाव नहीं रखेंगे, कोई संबंध नहीं रखेंगे। क्या आज हम ये संकल्प ले सकते हैं कि उसको हम माफ नहीं करेंगे? गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। परम स्नेही भी हो अपना कोई। और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को छोड़ा, मीराबाई ने राणा को छोड़ा, ध्रुव ने पिता को छोड़ा। ऐसे तमाम लोग, पुराण में असंख्य लोग हैं जिन्होंने अपने उस इष्ट के प्रति उस समर्पण भाव को इतना संकल्पशील रखा कि अगर उसके खिलाफ कोई है तो फिर मेरा उससे कोई संबंध नहीं होगा। क्या हम ये संकल्प आज ले सकते हैं कि ऐसे भारतवर्ष का अपमान करने वाला व्यक्ति, भारत के विरुद्ध कोई षड्यंत्र या साजिश में शामिल होने वाला व्यक्ति, क्या हम उसको इस बात के लिए माफ कर दें, क्षमा कर दें कि आखिर शायद एक दिन ये भी हमारे साथ आ जाएगा? आने वाला नहीं है कोई। ये लोग निरंतर चुपचाप षड्यंत्र करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का ही एक प्रोफेसर पिछले दिनों, जिसके बारे में मेरी पहले से ये धारणा थी और जिसको मैं सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करता रहा हूं, दिल्ली के दंगों में जिस तरीके से संलिप्त पाया गया, और ये सिर्फ दंगे नहीं होते, ये दंगे वास्तव में उस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं जिसमें दो संप्रदायों के बीच या भारतवर्ष में अपने उस सांप्रदायिक पहचान को बहुत अधिक
मुकम्मल करने के लिए, मैं शब्द जानबूझ करके मुकम्मल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मुकम्मल करने के लिए, उसको पहचान को अपनी ओर बढ़ाने के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं। और यह सक्रियता उनकी कोई राजनीतिक नहीं है, ये सिर्फ राजनीति कह के नहीं छोड़ा जा सकता, ये भारत के विरुद्ध उनकी सक्रियता है। मुझे एक बात बताइए कि जो लोग, और ये तमाम लोग जो कहते हैं कि भारत द्विराष्ट्रीय है या बहुत सारी राष्ट्रीयताओं का समूह है, समुच्चय है, आर्य हैं, द्रविड़ हैं, ये सब कुछ है, मुझे एक बात बताइए, आर्यों और द्रविड़ों के बीच में रेखा खींचने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी, जिनको द्रविड़ का मूल शब्द भी मालूम नहीं है, मूल शब्द सचमुच मालूम नहीं है उनको, द्रविड़ भी अपभ्रंश का शब्द है, द्रमिल शब्द था मूलतः, द्रमिल था जिससे तमिल बना और बाद में द्रविड़ बना, और आर्यों और द्रविड़ों के बीच में संघर्ष का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये ऐसी थ्योरी है, ये ऐसी थीसिस है जैसी थीसिस रोमिला थापर ने अभी लिखा है कि युधिष्ठिर ने सम्राट अशोक से शासन व्यवस्था सीखी थी। ऐसी रोमिला थापर है, उनके बारे में जानना जरूरी आपको चाहिए। मेरा दरअसल गले का मामला कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए मैं बीच बीच में ये पानी पीने का मेरा हिसाब किताब रहेगा, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। ये बताइए कि जो द्रविड़ और आर्यों के बीच में जो एक रेखा खींचते हैं कि आर्यों ने आकर के यहाँ पे द्रविड़ से संघर्ष किया और उनको खदेड़ा विंध्याचल के परे, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि समूचे उत्तर भारत के, चाहे बद्रीनाथ का मंदिर हो, केदारनाथ का मंदिर हो या और मंदिर हो, वहां पे जो पुजारी हैं वो दक्षिण भारत के, एक मायने में उनको, अगर उनकी परिभाषा से मैं कहूं तो वे द्रविड़ हैं। ऐसा क्यों होता है कि गंगोत्री से जल लेकर के लोग जाते हैं रामेश्वरम में, जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव का। रामेश्वरम से, केरल से, कोच्चि से, मदुरई से लोग आते हैं मथुरा और काशी में आकर के। तमाम लोगों के अध्ययन का केंद्र काशी रहा है। शंकराचार्य ने इस पूरे भारतवर्ष को 4 पीठों से कील दिया। ज्योतिष का एक शब्द है कील देना, संस्कृत वाले जानते होंगे, उनकी सीमाओं को कील देना। चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। वो कौन सा ऐसा था जिसमें बहुत सारी राष्ट्रीयताएं थी, बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी और एक राष्ट्र के रूप में तो नहीं था। तो शंकराचार्य ने उन चारों दिशाओं में जो अपनी पीठों की स्थापना की, उसके पीछे उनका क्या मंतव्य था, और ये पूरा मानचित्र भारतवर्ष का उनके समक्ष, उनके मनस्थिति में, उनके मनस्पटल पर अवस्थित था या नहीं था, इस बात का जवाब देने के लिए कोई आज नहीं है। फिर मैं आपके सामने कहूंगा, क्योंकि सवाल हमारी उस सोच का है कि जो हमारी सोच में एक भौगोलिक सोच है, एक सांस्कृतिक सोच है। भौगोलिक सोच वाले भारत को सिर्फ राज्यों के समूह में, फेडरल कैरेक्टर की बात करते हैं, उनको आपसी संबंध मालूम नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि पूरे देश में एक ही समय में संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल मनाया जाता है? शब्द अलग अलग हो सकते हैं, पर्व एक सा है, उसकी अवधारणा एक है, उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूल मंतव्य एक है। तमाम पर्व देख लीजिए आप, तमाम पर्व देख लीजिए, उसमें पर्व हो, त्योहार हो, खाना पीना हो, वेशभूषा हो, रहन सहन हो, इन सबके बीच में एक अद्भुत समानता दिखाई देती है। लेकिन दुख की बात यह है कि तमाम हम लोग, जो हम, और उसके कारण कोई और नहीं है, कारण हम जैसा आम नागरिक है जो भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, किसी भी आधार पर भारत को टुकड़ों में देखने की कोशिश करता है और हम चुपचाप उसे स्वीकार कर लेते हैं। वही उसको कहें कि गलत बोल रहे हैं आप, भारत एक है, आप किसी जाति के आधार पर भारत को विभाजित मत कीजिए। भारत के बृहत्तर हिंदू समाज को आप जातियों में, वर्णों में, वर्गों में बांट करके देखने की कुत्सित षड्यंत्र न करिए। आप भारत को प्रांतों में बांट करके देखने की मत करिए। भारत को भाषाओं में बांट करके देखने की कोशिश के खिलाफ आपका पर्दाफाश होगा। इस संकल्प के साथ जब हम मुखर होकर के बात करेंगे, शायद हमारा उस व्यक्ति से, जब हम उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं या चुप रह जाते हैं, कोई छोटा सा स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, हो रहा हो, लेकिन उस छोटे से स्वार्थ के सामने क्या भारत की अखंडता के प्रति समझौता करना क्या सचमुच हमारे लिए सही होगा क्या? और फिर ऐसी गोष्ठियों का क्या मंतव्य, क्या रह जाता है, लक्ष्य क्या रह जाता है अगर हम चुप रह जाते हैं? हम लोग जब मुखर हो जाएंगे तो सच मानिए, कोई भी तरीका हो, कोई भी प्रसंग हो, अगर हम मुखर होते हैं तो पूरा
ऐसे तमाम लोग जो बहुत संख्या में, मुट्ठी भर लोग हैं, बहुत छोटे हैं, कम संख्या में लोग हैं, उनकी बोलती बंद होती है। वो बहुत कम लोग हैं जो अचानक कभी मंडी हाउस पर मोमबत्ती लेकर के खड़े हो जाते हैं, कभी इंडिया गेट पर मानव श्रृंखला 8-10 लोग बना करके मीडिया में छाए रहते हैं। ये बहुत कम लोग हैं, संख्या में बहुत कम लोग हैं। हमारा ही तो कारण है कि हम जानते थे दिल्ली विश्वविद्यालय के उस प्रोफेसर को कि ये व्यक्ति नक्सलाइट है, नक्सलाइट को पूरी तरीके से उनके साथ है, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने बहिष्कार नहीं किया। हम लोग कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने उसका बहिष्कार भी नहीं किया। उसकी उस दुर्भावना का कभी हमने खुल करके उसके विरुद्ध कोई अभियान नहीं छेड़ा। मेरी आप लोगों से शिकायत नहीं है, मेरा ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक आवाहन है। ये इसको शिकायत के रूप में मत लीजिएगा। और जब मैं आप लोग कहता हूं तो उसमें मैं स्वयं को भी शामिल करता हूं। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग का मतलब, आपसे मतलब हम सब। एक सवाल और उठता है कि मान लिया मैंने कि भारत का वर्तमान नक्शा जो वर्तमान है, तो एक बात बताइए कि एक व्यक्ति की जीवन में क्या 3 बार नागरिकता बदल सकती है क्या? 14 अगस्त 1947 से पहले आज वर्तमान में जो बांग्लादेश का नागरिक है वो भारतवर्ष का नागरिक था। 15 अगस्त 1947 से वो पाकिस्तान का नागरिक हो गया, पूर्वी पाकिस्तान का। और दिसंबर 1971 में जब बांग्लादेश बना तो वो बांग्लादेश का नागरिक हो गया। एक ही व्यक्ति की एक जीवन में 3 नागरिकता कैसे बदली जा सकती हैं? अगर नागरिकता का संबंध, आप मानिए कि नागरिकता का संबंध राजनीति के इसलिए बदली, लेकिन क्या उसका रहने सहने का ढंग, उसका खाने पीने का ढंग, उसकी भाषा बदल गई क्या? राष्ट्र का उदय तो हो गया बांग्लादेश, लेकिन उससे पहले वो पाकिस्तानी नागरिक था, उसके बाद वो बांग्लादेशी नागरिक हो गया। क्या बदलाव आया उसकी जिंदगी में? कोई बता सकता है कि उसके जीवन में क्या बदलाव आया? उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। सिर्फ शायद उसकी पासपोर्ट में उसके देश का नाम बांग्लादेश लिखा जाने लगा होगा, वो नागरिकता के रूप में बांग्लादेश लिखा जाने होगा, लेकिन व्यक्ति तो वही था। उसका सब कुछ समूचा रहने सहने का ढंग तो एक सा ही था। उसमें कहां परिवर्तन आया? अगर उसमें परिवर्तन नहीं आया तो नागरिकता का प्रश्न, राष्ट्र का प्रश्न, देश का प्रश्न भौगोलिक है, राजनीतिक है, राजनीति शास्त्र की किताबों में है, जहां पे राज्य एक नेशन स्टेट है। हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो भारत वह भारतवर्ष है जिस भारतवर्ष में, इस भारत में रहने वाले तमाम नागरिकों के बीच एक सांस्कृतिक संबंध कायम था, और मैं मानता हूं कि भविष्य में भी हो सकता है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको कोई भी एक ऐसे हिंदू आक्रांता का नाम मालूम है जिसने यहां से सेना ले जाकर के धर्म प्रचार के लिए या साम्राज्यवाद, अपना साम्राज्य विस्तार के लिए कहीं कोई आक्रमण किया हो? एक भी। और मैं अभी आपको एक कविता सुनाऊंगा, शायद 1-1.5 मिनट से कम समय लूंगा, 40-45 सेकंड की। उसमें मैं बताऊंगा, और वो कविता किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक की नहीं है, इसलिए आपको सुनाऊंगा मैं। लेकिन वे लोग जो आज धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, भारत में बहुत सारी राष्ट्रीयताओं की बात करते हैं, ये बताएं कि तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, बाबर, जलालुद्दीन खिलजी, चंगेज खां, ये कौन थे? लगातार भारतवर्ष पर क्यों आक्रमण कर रहे थे? क्या अगर एक भी ऐसा उदाहरण मुझे दे दिया जाए, और इन तमाम आक्रमणों की वजह से, इस आक्रांताओं की वजह से, और इस आक्रांताओं के साथ हमारे जयचंदों की वजह से, भारत, पृथ्वीराज चौहान लगातार 11 बार मोहम्मद गौरी को पराजित करने के पश्चात जब पराजित होता है तो भारत परतंत्र होता है। और हमें क्या पढ़ाया जाता है? हमें पढ़ाया जाता है, शायद पृथ्वीराज चौहान के बारे में जितना नहीं पढ़ाया जाता होगा, पृथ्वीराज चौहान पर मुझे मालूम नहीं, अभी एक फिल्म बन रही है, लेकिन रजिया सुल्तान पर फिल्म बनती है। मणिकर्णिका फिल्म अब बनी, लेकिन क्या दुर्गावती पर कोई फिल्म बनी? आप सब लोग टीपू सुल्तान का नाम जानते होंगे, आप चेन्नम्मा का नाम जानते हैं, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा जो थी। आप उदा देवी का नाम जानते हैं क्या? नहीं जानते ना आप।
इसलिए अखंड भारत की बात करना हम सब लोगों के लिए इस अज्ञानता के कारण, कई बार मुझे आता है कि हम अपने ही इतिहास के बारे में, अरे पढ़ाए जाते रहे होंगे एनसीईआरटी में बिपिन चंद्रा का इतिहास, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी को लुटेरा कहा गया और समूचे जाट समुदाय को अराजक बताया गया, लेकिन हम तो अपने इतिहास को जाने, हम तो जाने उदा देवी के बारे में, हम तो जाने महारानी दुर्गावती के बारे में, हम तो जाने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ कौन थी किलकारी बाई, झलकारी बाई, हम तो जाने कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बारे में, जिसने कहा, आपने पद्मावती फिल्म के नाम के कारण बहुत सारे लोगों को मालूम चल गया होगा कि उन्होंने जौहर किया था। दुर्गावती ने कहा कि मेरे शरीर को कोई छू ना पाए, अपने एक सेवक को कहा किसी भी दुश्मन के आने से पहले मेरा सर अलग कर देना। अद्भुत शौर्यशालिनी स्त्री थी, ऐसी वीरांगना भारत की, भारत का इतिहास ऐसे वीरांगनाओं से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन हमने क्या किया, आप सब लोगों के बच्चों को इतिहास में यही पढ़ाया गया ना, समाजशास्त्र की किताब में, कि हिंदू धर्म में ऐसा ऐसा था, बहुत सारी कुरीतियां आ गई, उसमें दहेज प्रथा थी, बाल विवाह था, सती प्रथा थी, और पता नहीं क्या विधवा विवाह थी। कभी किसी किताब में आपने देखा 3 तलाक की प्रथा, वो भी तो भारतीय समाज में था। हलाला के बारे में पढ़ा, पर्दा प्रथा तो कहा गया, बुर्का प्रथा कहीं नहीं कहा गया। अगर पर्दा प्रथा गलत है तो बुर्का गलत क्यों नहीं है? ये इतिहास की किताबों में, समाजशास्त्र की किताबों में कहां लिखा हुआ है, ये मुझे बताएं। इसको तो हमने स्वीकार कर लिया और बड़े चुपचाप से मन से स्वीकार कर लिया। परीक्षाएं देते रहे, पास होते रहे, बच्चे पढ़ते रहे, पढ़ के पढ़ाते रहे और यही पढ़ाते रहे, और आगे आने वाले समय में भी यही पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आज भी जो स्थितियां हैं बहुत अच्छी नहीं है पाठ्यक्रम को लेकर के। मैं इसलिए इस विषय पर आता हूं क्योंकि जिस बात को मैंने शुरू किया है वो कविता एक, और मैं अपनी कविता नहीं है, कोई अपनी कविता नहीं है, लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए। सम्राट अशोक के बारे में कथा है आपको, बहुत आप लोगों को पढ़ाया जाता रहा कि सम्राट अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ईसा पूर्व 272 पूर्व से लेकर के 269 ईसा पूर्व तक इतिहास मौन है, और इतिहास मौन है तो कल्पना कर ली कि उसने 100 भाइयों को, मुझे मालूम नहीं कि उस समय भी 100 भाई रह सकते होंगे उसके, जो गद्दी के दावेदार होंगे, जिनका उसने लगातार हत्या की होगी, ऐसा अशोक रहा होगा, उसके बाद गद्दी पर बैठा होगा। कैसा कैसा पढ़ा दिया गया। कभी अशोक महान पढ़ते थे हम, अब अशोक सिर्फ सम्राट अशोक रह गया और महान अकबर हो गया, अब हम पढ़ते हैं अकबर महान सम्राट अशोक। उस अशोक के बारे में एक कविता है जिसके बारे में कुछ सेकंड आपके लूंगा। यह कथा व्यक्ति की नहीं, एक संस्कृति की है। यह स्नेह, शांति, सौंदर्य, शौर्य की धृति की है। और लिखते हैं, यह धारा संस्कृति की विशिष्ट अतिवेगवान, केवल भारत की धरती पर थी प्रवहमान। इस महापुरुष ने इसे प्रवाहित किया वहां, कल्पनातीत था इसका कलकल नाच जहां। यह धारा हुई प्रवाहित ऐसे देशों में, ऐसे अगम्य, ऐसे अलंघ्य परिवेशों में, जिनके आड़े ऊंचे गिरिप्रांतर सागर थे, जो स्वयं सुसंस्कृत प्राचीन उजागर थे, जिनको अपनी भाषा संस्कृति का गौरव था, जो गंधमान थे, जिनका अपना सौरभ था। ऐसे देशों में अपनी धार बहा देना, चाहे जितना निश्चल हो प्यार बहा देना। व्याकुलता शक्ति मांगता है, अविरोध और आशा उत्कट आत्यंतिक भक्ति मांगता है। अब इससे आगे की लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। इस महाप्राण ने अपने में पहले विकास, इस महाप्राण ने अपने में पहले विकास इनका करके, फिर धीरे धीरे यह विशिष्टता जन जन के मन में भर के कर दिया प्रवाहित। एक ओघ सौंदर्य विचारों का ऐसा निस्वार्थ भाव निष्ठा पूर्वक था हुआ नहीं अब तक जैसा। पहुंचे हैं धर्म प्रचारक, सुन ले कान खोल करके तमाम लोग, पहुंचे हैं धर्म प्रचारक दुनिया में सेना के साथ साथ लेकर यह मिथ्या अहंकार करना है दीनों को सनात। इस महापुरुष ने धर्म और सेना का साथ नहीं माना, इसने हित को फैलाने में हिंसा का हाथ नहीं माना। भारत के लोग गए बाहर लेकिन सेना लेकर न गए, वे जहां गए इसलिए प्रेम के पौधे पनपे नए नए। वे शस्त्र नहीं ले बढ़े, इसने सागर को लांघा आर पार, ना घुड़सवारी या रथी नहीं,
पादातिक थे उनके विचार। आगे बहुत लंबी कविता है, सारी कविता आप लोगों को सुनाने का मेरा कोई मंतव्य नहीं है। समूचे दक्षिण एशिया में, दक्षिण पश्चिमी एशिया में बौद्ध धर्म हुआ। क्या कोई एक उदाहरण है कि किसी ने तलवार का साथ लिया हो, जबरदस्ती धर्मांतरण किया हो, किसी ने कोई वहां जाकर के कोई लालच दिया हो? एक सिंगल उदाहरण भी नहीं है। भारत के लोग गए तो हनुमान चालीसा, जिनको बंधुआ मजदूर बनाकर ले जाया गया, रामचरितमानस का गुटका और हनुमान चालीसा लेकर के गए। आज भी वहां पर मॉरिशस में रोज सड़क पर राजेंद्र अरुण राम कथा कहते हैं और हजारों के लोग भी सुनते हैं उनको। एकमात्र उदाहरण नहीं है। इसलिए भारत भूमि पर हमें, भारतवर्ष की सभ्यता पर, भारतवर्ष की संस्कृति पर, अपने अतीत पर, इतिहास पर हमें गर्व है। ये गर्व सिर्फ ऐसा नहीं है जो हर देश का नागरिक अपने देश पर करता है। ये गर्व उससे बहुत इतर है, इससे बहुत अलग है। ये मिथ्याभिमान नहीं है, ये लेनिन वाला नहीं है, हिटलर वाला गर्व नहीं है कि पूरी दुनिया पर राज करना है। ये वो गर्व नहीं है, वो दंभ नहीं है। ये वो गर्व है जिसमें हमने सबके लिए, आज की डेट में बता रहा हूं, सन 2020 में जब तमाम वो देश जो हथियार बना रहे थे, कोरोना के आने पर हमारे सामने हाथ पसारे खड़े थे कि दवाइयां दो। हथियार बेकार हो गए, शस्त्र तमाम बेकार हो गए कोरोना के सामने। भारतवर्ष में बनी हुई दवाइयां काम आई। तमाम लोग हाथ फैला करके धन्यवाद करते हुए, कृतज्ञ होते हुए, हाथ जोड़ते हुए कि भारत ने इस समय हमारी सहायता की, दवाइयां दी। भारत वो, क्योंकि भारत के स्वभाव में है ये। इस स्वभाव के विपरीत जो व्यक्ति जाता है, इस स्वभाव के विरुद्ध जो षड्यंत्र करता है, साजिश करता है, मैं इस गोष्ठी का एकमात्र लक्ष्य ये मानता हूं कि हम लोग ये विचार तो कर लें कि हाँ, भारत, अखंड भारत चाहिए, लेकिन जब तक हम भारत के विरुद्ध षड्यंत्र और साजिश करने वालों के विरुद्ध मुखर नहीं होंगे, उनके एक्सपोज नहीं करेंगे, तब तक ये गोष्ठियां, पहले तो फिर भी इकट्ठे हो जाते थे लोग, अब तो अपने अपने घरों में, कमरों में बैठ के कर रहे, बहुत ज्यादा सफलता नहीं देंगी। हाँ, आपने एक बात कही, व्यवहारिक कैसे? देखो, 5 अगस्त 2019 से पहले हम लोग चाहते तो थे कि धारा 370 हट जाए, संसद संकल्प भी पारित कर लेता था, लेकिन भारतवर्ष के संविधान के नाम पर कश्मीर में कुछ लागू नहीं होता था और एक धारणा बन गई थी, धारा 370 को कोई छू नहीं सकता। हट गई। सामान्य होने में जितना, असामान्य होने में जितने वर्ष लगे, सामान्य होने में उससे कम टाइम लगेगा, निश्चित रूप से उससे कम टाइम में लगेगा। यह बात दूसरी है कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के पश्चात शायद 10-15 अगस्त के आसपास ही लोग पूछने लगे थे क्या बदलाव आया कश्मीर में, क्या बदलाव आया, वहां देखो एक पत्थर पड़ गया, वहां देखो एक गोली चल गई, वहां किसी को मार दिया। 10 दिन के अंदर वो बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। मैं इतनी जल्दी बदलाव की उम्मीद भी नहीं करता, लेकिन यह बदला तो बहुत बड़ी बात है। मेरी एक कल्पना है और विशुद्ध कल्पना है, विशुद्ध कल्पना है। कई चीजें मेरी सही साबित भी हुई हैं कि पाकिस्तान थोड़े दिनों में शायद चीन का गुलाम हो जाएगा और उसके पश्चात पाकिस्तान के लोग चीन से आजादी का संघर्ष करेंगे और उस समय शायद वे चाहें कि हम भारतवर्ष, बृहत्तर भारत के एक अंग बन जाएं, नागरिक बन जाएं। तब शायद वह जो 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था, वो शायद फिर से एक हो जाए। चीन उसमें शायद एक भूमिका अदा कर सकता है। इन विचारों के साथ शायद मैंने अपना समय ले लिया है, पर्याप्त समय हो गया है। जितना समय मैंने कहा था उससे शायद ज्यादा ही समय ले लिया है, लेकिन आप लोगों ने मुझे सुना, मेरी बातों से सहमत भी होंगे, असहमत भी होंगे। असहमत होना उतना ही स्वाभाविक है जितना सहमत होना। असहमति के मैं ज्यादा स्वागत करता हूं। बाद में कहीं किसी तरीके का कोई प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम होगा तो वो भी होगा। बहुत ज्यादा देर शायद न रुक पाऊं मैं, लेकिन अगर कोई प्रश्न है तो वो भी आमंत्रित हैं। आप सब लोगों ने मुझे सुना, सहमत असहमत दोनों का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी डॉक्टर साहब की ओजपूर्ण वक्तव्य को सुन रहे थे। डॉक्टर साहब ने अखंड भारत की संकल्पना
पर बहुत ही विस्तृत और गंभीर रूप से प्रकाश डाला है। अगर हमारे जो कार्यकर्ता हैं आपकी बहुत ही अति आवश्यक जिज्ञासु प्रश्न हैं तो आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर अवनिवेश जी से आप पूछ सकते हैं। बड़े संक्षिप्त रूप में आप पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से आपकी जिज्ञासा का समाधान किया जाएगा। जी मैम, मैं पूछना चाहता हूँ विकास शर्मा। सर नमस्कार, डॉक्टर विकास शर्मा, संस्कृत विभाग श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय। सर मेरा प्रश्न है, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं संदीप माहेश्वरी जी, उनका मानना है कि संस्कृत और इतिहास जैसे विषयों को समाप्त कर देना चाहिए। वो नई एजुकेशन पॉलिसी पर बोल रहे थे। एक तो ऐसे व्यक्ति के विषय में आपके विचार क्या हैं? दूसरा, ऐसी जो सोच कैसे उत्पन्न होती है उसके क्या हम उपाय कर सकते हैं, उसका क्या है भाई एक तरह से इलाज कर सकते हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो ये कि वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो डीमोटिवेशनल स्पीकर है। ठीक है ना? तो पहले तो ये अवधारणा अपनी बदल लीजिए कि वो मोटिवेशनल नहीं है, वो डीमोटिवेशनल है। जो इतिहास और संस्कृत, जो भाषा और अपने इतिहास अपनी भाषा के प्रति जो ये भाव रखता हो, वो मोटिवेशनल कैसे अपने आप को कहता भी क्यों है वो ऐसा व्यक्ति? मुझे बहुत क्षमा के साथ मैं कह रहा हूँ, बहुत विनम्रता के साथ ये आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो मोटिवेशनल हो ही नहीं सकता। अपने इतिहास से कटकर, अपनी भाषा से कट करके संभव ही नहीं है ये कि वो मोटिवेशनल हो। नंबर एक बात। नंबर दो, ये निश्चित रूप से अपनी भाषा और संस्कृति से, आपको मालूम है कि मध्यकाल में क्या हुआ? मध्यकाल का इतिहास हम लोग पढ़ते तो खूब है। अकबर महान पढ़ते हैं, दीन इलाही की शुरुआत की उसने, यही पढ़ते हैं ना। कितने मंदिर तोड़े गए इसके बारे में नहीं कोई बताता। क्यों तोड़े गए? हिंदी की जगह फारसी क्यों आई? इस समाज पर राज करने के लिए, जिस समाज पर, जिस देश पर आप राज करने जा रहे हैं या अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं, जब तक उसको अपने इतिहास और भाषा, सिर्फ इन दो चीजों की बात ही कर रहा हूं, अपने इतिहास और भाषा से नहीं काटेंगे, उस पर राज करना असंभव प्राय है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो भक्ति आंदोलन था, भक्ति जो है कभी आंदोलन का विषय नहीं होती। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोग? जी भाई साहब, आ रही है भाई साहब। हाँ, तो भक्ति तो संस्कृत वाले हैं, आप जानते हैं कि भक्ति की जो परिभाषा है, सा परानि रक्तिर ईश्वरे तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। ठीक है ना? ईश्वर और जीव के बीच में जो एकांतिक संबंध है वो भक्ति है। वास्तव में वही है ना भक्ति। अगर वो भक्ति है तो आंदोलन कैसे बन सकती है? लेकिन भक्ति को पहली बार सामाजिक रूप में, सार्वजनिक रूप में, जिस प्रकार से 20वीं शताब्दी में लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव के साथ शुरू किया, 300 वर्षों तक भारत का संत, भारत के भक्त भक्ति को आंदोलन के रूप में चला करके पूरी तरीके से इस रूप में रखा, जीवित रखा, भारत की संस्कृति, भारत की भाषा, भारत के इतिहास को पुराणों के माध्यम से और पौराणिक कथाओं के माध्यम से। तब आज भारत है, नहीं तो ये भी अफगानिस्तान की तरह कुछ और हो चुका होता। ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो व्यक्ति कहता है कि हमें अपने इतिहास और अपनी भाषा से अलग कर देना चाहिए, वो वास्तव में हमें अपने भारतवर्ष के खिलाफ वो बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि ये जानना भी चाहिए कि उसका संबंध कहां कहां है, ताकि मालूम चले कि उसका वास्तविक मंतव्य क्या है। तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं और मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है वो। और कोई प्रश्न? धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। एक रूपेश शर्मा के प्रश्न लिखे हुए आए हैं, बाई चांस मैं तो कभी देख नहीं पाता था लेकिन आज देख रहा था। अगर रूपेश शर्मा कोई प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं। रूपेश शर्मा को आवाज आ रही है? जी नमस्कार सर। रूपेश शर्मा। हाँ जी सर नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार रूपेश जी, आपने लिख करके भेजे हैं कुछ प्रश्न, आप वो पूछिए। मैं अब अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप जैसा भी जवाब दे पाऊंगा वो मैं आपको दूंगा। सर प्रश्न तो मेरा यही था कि अखंड भारत की हम परिकल्पना करते हैं आज जी,
जबकि आज जैसा भारत है, जिस अवस्था में हम भारत को देखते हैं, उस अवस्था में भी हमको निर्भय होकर के क्वेश्चन करने के राइट्स है ही नहीं है। सिटीजन, एज ए सिटीजन क्या प्रश्न करने का अधिकार नहीं है क्या आपको? कहां पर नहीं है? नहीं है। कहां पर नहीं है? कहां पर आपने प्रश्न किया और आपको मना कर दिया गया? हम देखते हैं किसने किसने किया। सर नहीं, मना नहीं किया। हाँ, लेकिन आंसर वापस नहीं आते हैं। अगर आप प्रश्न पूछते हैं, आपको तो उत्तर नहीं पहली बात मिलेगा, तो ये कह दीजिए कि उसके प्रश्न बदले करने का आप अधिकार तो है, लेकिन आपको जवाब नहीं मिलते। आपको प्रश्न करने का जवाब अधिकार नहीं तो है ना। तो पहली बात तो ये प्रश्न साफ हो करने गई का- कि प्रश्न करने का अधिकार तो आपको है। अब दूसरी बात आती है कि जवाब नहीं आते। तो उसके लिए मेरा आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कि अगर आप सही व्यक्ति के सामने प्रश्न करेंगे तो जवाब आएगा। आरटीआई तो है ना, है जी? आरटीआई तो है। सर कानून तो सारे हैं, कानून तो बहुत है हिंदुस्तान में। हाँ, नहीं, मतलब ये बीच में किसी ने कहा आरटीआई। अब आरटीआई से तो आप सरकारी सवाल पूछ सकते हैं ना। सर मेरा आप अगर सरकार की बात कर रहे हैं तो मैं दूसरी तरफ से जवाब दूंगा। और अगर आप वास्तव में भारत के उस वास्तविक स्वभाव के बारे में कर रहे हैं तो मैं दूसरे तरीके से जवाब दूंगा। और बिल्कुल निसंकोच होकर के आप सवाल पूछिए। बिल्कुल निसंकोच होकर सवाल पूछिए। मैं बिल्कुल निसंकोच हूँ, निर्भय हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये पूछना है कि हम जब भी किसी व्यवस्था के बारे में कोई प्रश्न करते हैं ना जी, तो सामने वाला एक हमलावर की स्थिति में आ जाता है। ऐसा क्यों है? नहीं, वो आप सवाल किससे करते हैं? सवाल एक चीज और है कि आज की जो तारीख में हम अपने पूरे सिटीजन्स को साफ पीने लायक पानी तो पिला नहीं पा रहे हैं। जी, बिल्कुल ठीक बात है। स्वप्न बहुत बहुत बड़ा स्वप्न देखते हैं हम लोग। जी, ये ठीक बात आपने कही। मेरी इच्छा ये है कि हम पीने लायक पानी मिल जाए सबको, उसके बाद हम आर्यावर्त और भारतवर्ष को अगर चर्चा करें तो ज्यादा बेटर। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पीने को पानी नहीं है, सांस लेने को हवा शुद्ध नहीं है, ठीक है ना जी। पीने को पानी नहीं है, सांस लेने को हवा शुद्ध नहीं है जी। ये बात बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, आपसे 100% सहमत हूं। तो नदियों को गंदा किसने किया? नहीं, ये सवाल हमेशा चलता है। नहीं, वो सरकार ने, वो साफ करना सरकार का काम, गंदा करना मेरा काम। जिन नदियों का पानी हम लेकर के चुल्लू में पीते थे, उन नदियों में नहाने की भी हालत नहीं रह गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सवाल इस सवाल का जवाब सरकार देगी। गंदे करने वाले हम, ठीक है ना, और जवाब दे सरकार। इस हवा को जहरीली बनाने वाले हम। अगर मैं आपसे कहूं कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें तो हम अपनी सुविधा के कारण ही तो प्लास्टिक पे आए ना। हमने अपनी सुविधा देखी। सरकार का कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके कानून के तहत आप मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करेंगे। कोई ऐसा कानून नहीं है। सर नहीं, आप मेरे देखिए, आपने सवाल किया तो जवाब भी सुनिए मेरा। आप कोई ऐसा भारतीय संविधान के तहत ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके कारण मुझे कुल्हड़ में चाय पीना बंद किया जाता है। मिलती नहीं है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बनते क्यों नहीं है? खरीदते नहीं है, लोग खरीदते नहीं है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं और आप है ना। मैं और आप जिस चीज की मांग करेंगे वो चीज बाजार में उपलब्ध होगी। मैं अगर नदी में कोई गंदी चीज नहीं फेंकूंगा, आज से साल भर बाद, 2 साल बाद टाइम लगेगा, मैं ही तो गंदा करता हूं ना। मैं संकल्प लूं, नागरिक के रूप में संकल्प लूं, न गंदा करूंगा, न करने दूंगा, साफ हो जाएगा। ठीक है ना। हम अगर हर चीज के लिए किसी और पर, मैं सिर्फ सरकार की बात भी नहीं कर रहा हूं, किसी भी और व्यक्ति को हम दे नहीं पा रहे। कौन नहीं दे पा रहा? ये बताइए, कौन नहीं दे पा रहा? आपने कहा कि हम पानी तक तो दे नहीं पा रहे। कौन किसको नहीं दे पा रहा? कौन किसको नहीं दे पा रहा? नदी के पानी पर किसका अधिकार है? नदी के पानी पर मेरा अधिकार है। आपको मालूम है, मैं आपसे ना एक वो करता हूं, एक बहुत छोटा सा मेरा विनम्र निवेदन है रुपेश जी। जी सर। आप राजस्थान में आज भी
वर्षा के समय में पानी आने वाले को साल भर के लिए संचित करना, ऐसी बावड़ियां बनी हुई है वहां पर। जितना वर्षा में पानी होता है उसको संचित करके साल भर तक उसका उपयोग करना, और वो पानी सो कॉल्ड बिस्लरी यानी मिनरल वाटर से ज्यादा बेहतर और शुद्ध होता है। आपको मालूम है? कोई सरकार इसके लिए नहीं करती कुछ, व्यक्तियों ने किया, हम सब लोगों ने किया। हम दरअसल जब तक हम अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डालेंगे ना, तब तक ये समस्याएं रहेंगी। डॉक्टर साहब ने जो वक्तव्य दिया है निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और बहुत ही गंभीरता से उन्होंने इस विषय पर प्रकाश डाला है। अपने कार्यक्रम को गति देते हुए अब मैं अध्यक्षीय संबोधन के लिए डॉक्टर हेमचंद जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। डॉक्टर साहब। सबको नमस्कार। और अभी जो अभिनिजेश भाई ने जो वक्तव्य हम सबके सामने दिया अखंड भारत के लिए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और अखंड भारत की मैं जो स्थिति देखता हूँ कि भारत में अखंड भारत सर्वप्रथम भगवान रामचंद्र जी ने एक सपना देखा था जिसको उन्होंने साकार किया। उसके पश्चात भगवान कृष्ण ने भी युधिष्ठिर के माध्यम से इस अखंड भारत को एक में पिरोया था, और पूरे देश को उन्होंने एक अखंड भारत की शेप दी थी। और उस के पश्चात आचार्य चंद्रगुप्त के टाइम पर, जो कि अखंड भारत का स्वरूप हम सबके सामने आया था, आचार्य चाणक्य की रणनीतियों के तहत चंद्रगुप्त जी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया था। और उस काल के पश्चात अब हम पिछले 6 साल से अपने देश को एक सूत्र में, जो भाजपा की सरकार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इस समय लीड कर रहे हैं, इस सरकार ने उस हमारे पौराणिक स्वप्न को साकार करने की तरफ एक जो मजबूत कदम उठाया है। मैं हृदय की गहराई से इस सरकार का अभिनंदन करता हूं कि धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे देश की अस्मिता से जुड़ा राम मंदिर, भगवान राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य दूसरे मुद्दे, विवादित मुद्दे हो जिनके ऊपर सकारात्मक रूप से देश को अखंड स्वरूप देने की जो प्रक्रिया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्टार्ट की है। लगता है कि आने वाले समय में हम जो पुरानी समस्याओं से जूझ रहे हैं उन सभी समस्याओं का समाधान होगा। और भारत, जैसे अभी अभिनिजेश भाई ने भी कहा कि जब चाइना पाकिस्तान को हड़पेगा तभी उसको ये समझ आएगा कि भारत के साथ रहने में ही उसका भला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही हम अपने जो भारत माता का जो चित्र जो हम अपनी सभी सभाओं में देखते हैं, उस सभाओं के अनुरूप अखंड भारत हमें देखने को मिलेगा। और मैं तो ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि कम से कम हमारे बुलावा आने से पहले ये अखंड भारत का स्वरूप हमारे सामने आए, ताकि हम गर्व से ये कह सकें कि आज हम अखंड भारत के स्वरूप को देख रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अभिनिजेश भाई को और मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया। मैं इंद्रप्रस्था संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम सभी डॉक्टर हेमचंद जी को सुन रहे थे और उन्होंने मुख्य वक्ता जी के वक्तव्यों का समर्थन करते हुए और अपने विचारों को हम सबके मध्य रखा है, और जो कि हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और हम निश्चित रूप से उससे लाभान्वित भी हुए हैं। सबके मध्य डॉक्टर बलराम जी पाड़ी जुड़ चुके हैं और अब हम उनके महत्वपूर्ण विचारों को सुने। जैसे कि वक्ता अभिनिजेश अवस्थी जी यहीं पर
आपको जो भी कहे होंगे, मैं तो जानता हूँ उनको, बहुत पुराना मित्र हैं और वो बहुत अच्छा वक्ता है। मतलब कि जिस जहां पर जाता है श्रोता को तो पूरा बांध के रखते हैं। तो अपनी जैसा अवस्थी का जो बातें मैंने नहीं सुन पाया, ये मेरे लिए एक तो मिसिंग पॉइंट है। लेकिन अध्ययन केंद्र ने, जो इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र, बार बार मतलब कि बहुत टाइम में हमने कहीं ना कहीं कुछ एक गोष्ठी करते हैं। ये गोष्ठी सारी समाज की और देश की भलाई के लिए, हमने जो भी अच्छा बातें हैं उसी बात को हम लेके आगे चलते हैं। सॉरी। और अभी के समय पे जैसे कि हमने अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, इसी पेंडेमिक सिचुएशन में हमने ये नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके ये वेबिनार हमने टाइम टू टाइम हमने ये सभी करते रहते हैं। और इसलिए आप सब यहाँ पर आए हैं और इस तरीके से सहयोग जल्द मिलता रहे। तो अध्ययन केंद्र में हमेशा जो है नया नया चीज अध्ययन करने को मिलता है और अध्ययन के साथ साथ नया चीज हमको सीखने को मिलता है। मतलब कितना भी बड़े आदमी हो जाए, लेकिन वो जब तक अध्ययन नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं सीख पाएगा। और इसी अध्ययन केंद्र ने पूरा ये ले लिया। मैंने देखा हूं कि हर महीना में कई 2-3 वेबिनार कर लेते हैं। तो इसी वेबिनार में मैंने को भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज भी बहुत पहले से ही मेरे को मिला था, लेकिन मैंने किसी कारण की वजह से आ नहीं पाया था। हम इसी अध्ययन केंद्र का जो वेबिनार जैसे टाइम में जहां पर मिलता है, हम जितने श्रोता हैं और ठीक टाइम से आए और इससे जो पाथेय है हमको मिलता है, उसी पाथेय को ले, खाली लेने का नहीं है, हमने हमारा जीवन में अगर उतार सकते हैं। क्योंकि अजय जी जो है हमेशा कहते हैं, उनका बौद्धिक में एक लास्ट वर्ड होता है कि हमने सिर्फ ये सारी गोष्ठी में जो आते हैं सिर्फ सुनने के लिए नहीं आते हैं, सुनने का साथ साथ वहां पर जो भी कुछ हमने सीख पाए हैं उसको हम हमारे जीवन में अगर उतार पाए तो हमने इसी वेबिनार में आने का जो रिजल्ट है, आउटपुट है, हमको सही ढंग से मिल पाएगा। तो इसलिए हम भी यही कहते हैं, अजय जी का अनुप्रेरण होके कहते हैं कि हम भी इसी वक्ता की जो पाथेय मिला है उससे जो कुछ हमको सीखने को मिला है, हम हमारे जीवन में अगर कुछ उतार सकते हैं तो वो ही सही मानी में इस आज की डेट में आपने जो 1 घंटा यहाँ पर समय लगा उसी का सही मूल्यांकन होगा। इतना कह के मैं मेरा वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। जो कार्यक्रम है वो समय समय अपनी अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहा है और इसी क्रम में अब मैं हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे मुख्य वक्ता हैं, अध्यक्ष हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, सभी का आभार ज्ञापन करने हेतु इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की द्वारका इकाई के सह संयोजक डॉक्टर अभिषेक जी को आमंत्रित करती हूँ। उससे पहले मैं डॉक्टर अभिषेक जी का एक संक्षिप्त परिचय आप सबके मध्य प्रस्तुत कर रही हूँ। आप कालिंदी महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में गणित के प्राध्यापक हैं और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी हैं और आप हमारी द्वारका इकाई के सह संयोजक भी हैं। तो डॉक्टर अभिषेक जी को मैं आभार ज्ञापन हेतु आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते नीता जी। अखंड भारत का सपना साकार करने के संकल्प के साथ हम अपने विद्वान वक्तागण डॉक्टर अवनीजेश अवस्थी जी व अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर हेमचंद्र जैन जी का आभार व धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपने अपने व्यस्त समय का कुछ अंश इस वेबिनार को दिया। साथ में बलराम पाणी जी, अजय जी व इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के कार्यकर्ता बंधु जिन्होंने इस वेबिनार के आयोजन में भूमिका निभाई और सहयोग किया, उनका भी साधुवाद। सभी सहभागी श्रोता बंधु का भी हृदय से धन्यवाद है। 14 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय भारत की अखंडता के लिए आहुति देने वाले भारतीयों का भी नमन।
आज अखंड भारत का सपना साकार करने का संकल्प लेने का दिन है और यह वेबिनार उस वेदना और उस संकल्प का प्रतिबिंब है। निश्चय ही भारत पुनः अखंड होगा। आर्यन अफगानिस्तान से लेकर अंगकोरवाट तक और त्रिविष्टप मानसरोवर से लेकर महासागर तक पुनः भारत एक होगा, अखंड होगा। हमारे सनातन समाज का गौरव पुनर्स्थापित होगा। पुनः सभी का धन्यवाद और साधुवाद। नेताजी, हमारा कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर हो रहा है और कोरोना काल में हम सभी कहीं ना कहीं शारीरिक, आर्थिक व मानसिक समस्याओं से गुजर रहे हैं। शीघ्रातिशीघ्र हम इन समस्याओं से हमें मुक्ति मिले, इसी क्रम में कल्याण मंत्र उच्चारित हेतु मैं विशाल योगी जी को आमंत्रित करती हूँ। विशाल योगी जी जी, सभी लोग म्यूट रखेंगे, मनी मन दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हम सभी अखंड भारत पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। निश्चित रूप से आप सभी की उपस्थिति इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के लिए एक हर्ष और गौरव का क्षण है। मैं 4 पंक्तियां स्वतंत्रता पर्व के लिए समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। माँ भारत के हम सब सैनिक, माँ भारत के हम सब सैनिक, एक हमारा झंडा गैरिक, यह प्रतीक गौरव गरिमा का, यह प्रतीक है स्वतंत्रता का, यह प्रतीक गौरव गरिमा का, यह प्रतीक है स्वतंत्रता का। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।